Atifa Fatma, and I'm a digital marketing manager here in DKD, Pakistan. Today we are going to talk about breastfeeding and postpartum because I think ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हमें आज तक बहुत सारी मिस पता होती हैं, लेकिन डायरेक्ट मैसेज क्या है वो नहीं पता होता. तो इसके लिए we have lots of good doctors on board today. We have Dr. Aisha Mahmood. She is a gynecologist at Mother Care Gynae Hospital. We have Dr. Aisha Basharat. She is an assistant professor of gynae from Al-Nafis Medical College and Hospital. We have Dr. Sayyida Batul Mazhar. She is chairperson of Obs Gynae MCHC PIMS Islamabad Hospital. And we have Dr. Kamran Nisa. She is also a gynecologist. And we have Dr. Samreen, who is a part of DKD Pakistan, and Dr. Asma Wasim, who is also a part of DKD Pakistan. And we have Hiba, our marketing manager, to moderate this session. Thank you everyone for a part of DKD, and thank you for your presence here. Let's begin the session. So postpartum contraception अब बहुत ज़्यादा प्रोपगेट की जा रही है बिकॉज हमारी ख़वातीन का हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर पाकिस्तान में कुछ बेहतर नहीं हुआ. ख़वातीन वेल बीइंग के लिए, अपनी सेहत के लिए हॉस्पिटल्स अप्रोच नहीं करते, लेकिन अब डिलीवरीज जो हैं वो मोर देन 60 to 70% हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, क्लिनिक्स में हो रही हैं. तो उनको एक्सेस डिलीवरी या अबॉर्शन के सिलसिले में या एंटीनेटल केयर के सिलसिले में या पोस्ट नेटल केयर के सिलसिले में अक्सर वो हॉस्पिटल एक्सेस करती हैं. सो द पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन इज हाईलाइटिंग दैट टाइम कि जो डिलीवरी के फ़ौरन बाद का, जो कि पहले 24 घंटे 48 घंटे, पहले 10 मिनट भी हो सकता है, पहले 6 हफ्ते भी हो सकता है और पहले 6 माह भी हो सकता है, बिकॉज हम बच्चे को 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेकमेंड करते हैं. तो ये इस टाइम पे जो हम कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं वो क्रूशल है, बिकॉज माँ और बच्चे की सेहत हेल्थी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी पे मुनहसर है. और WHO क्लियरली कहता है कि 2 बच्चों के बीच में 2 साल का वक्फा आइडियल है कंसेप्शन और डिलीवरी के बीच में. दैट इज द रिकमेंडेशन. अभी मैं एक पेपर पढ़ी थी तो उसमें था कि बिफोर 6 मंथ्स तो एब्सोल्युटली नो. बहुत हो तो कहते हैं चलो भाई 1 साल की बात कर लें, अच्छा जी चलो 1.5 साल बात कर लें, बट आफ्टर 1.5 years to 2 years द हेल्थ ऑफ द बेबी एंड मदर इज इंश्योर्ड अगर वक्फा कर लिया जाए और फैमिली कंप्लीट हो गई है तो ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल. अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वक्फा कर लिया जाए, तो डॉक्टर आयशा, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जो फ़ौरन एक मतलब डिलीवरी के बाद जो है वो मदर वो ऑप्शंस ले सकती है? क्या हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन के ऑप्शंस हैं उसके फ़ौरन बाद? बिकॉज आई हैव रीड समवेयर कि औरत जो है आई थिंक 40 डेज के अंदर दोबारा से फर्टाइल हो जाती है. आई डोंट एग्जैक्टली नो, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो फिर वो क्या कॉन्ट्रासेप्शन के जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उसके पास क्या हैं जो वो यूज़ करे 2 साल के वक्फे के लिए एटलीस्ट? डॉक्टर आयशा, आपसे मेरा सवाल है, आपका माइक म्यूट है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी, इस बारे में ये है कि आप जैसे अभी कह रही हैं ना कि फर्टिलिटी, तो वाकई फर्टिलिटी तो विद इन 40 डेज और आफ्टर जस्ट आफ्टर 40 डेज फर्टिलिटी उसकी रिस्टोर हो सकती है फीमेल की ना. तो उसका जो बेस्ट सॉर्ट आउट या बेस्ट सोल्यूशन है PPIUCD है, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कि हम वी कैन ऑफर हर आप जस्ट आफ्टर 10 minutes ऑफ द डिलीवरी के जो हम उसकी डिलीवरी के आपको कट कर रही हूँ, तो उसमें हम हार्मोनल की तरफ जाएंगे या नॉन हार्मोनल? नहीं, मैं आपको ये नॉन हार्मोनल मेथड ही बता रही हूँ ना. हार्मोनल मेथड हम आपको जस्ट आफ्टर डिलीवरी उसको हम ऑफर नहीं कर सकते. ये नॉन हार्मोनल मेथड है और ये हम उसको जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी ऑफर कर सकते हैं. बट एग्जैक्टली विद इन द टाइम ऑफ डिलीवरी स्पैन जो उसने 4 to 6 hours उसने आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटलाइजेशन उसकी है पोस्टपार्टम जो, उसके दौरान ही और बल्कि जस्ट डिलीवरी रूम में हम इसको मैं 2009 से अब तक प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसमें PPIUCD उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, वो आपको विद इन 10 minutes आप उसको इंसर्शन कर देते हैं और वो सेफेस्ट मेथड है और नॉन हार्मोनल भी है वो उसके लिए. लेकिन आपको
प्री उसके प्रोसीजर आपको काउंसलिंग करनी है ना, उसके एंटीनेटल पीरियड्स में आप फैमिली देख लेते हो, उसकी फैमिली कितनी है, जैसे जो भी मल्टी ग्रेविटास आती हैं आप उनको पहले से ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर करते हो। पहले आप उनको बताते हो कि बीबी आपके पास बच्चे हैं, आपकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, आपको अब इतनी स्पेस चाहिए और आपकी फैमिली भी, यू आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट फैमिली, तो आपको अगर बर्थ स्पेसिंग चाहिए इतने इयर्स की, हम आपको ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। उसमें उसके लिए अगर वो एग्री होती है जब, तो फिर उसकी हम फाइल के ऊपर ही रेकमेंड कर देते हैं और जस्ट आफ्टर डिलीवरी उसको 10 मिनट्स के अंदर, प्लेसेंटा की डिलीवरी के 10 मिनट के बाद, प्लेसेंटा की डिलीवरी के 10 मिनट के बाद। और सॉरी, आपकी एक बात और जो आप अभी कह रहे थे ना कि फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, तो वो हम एक तो उससे हम उस मेथड में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लैक्टेशनल और नॉन लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि अगर वो लैक्टेशनल एमेनोरिया में जा रही हैं या नहीं, कि ब्रेस्ट फेड हैं या ब्रेस्ट फेड मदर्स नहीं हैं, और उसमें उनको लैक्टेशनल एमेनोरिया हो रहा है या नहीं हो रहा, रादर देन दैट वो कंसीव कर सकती हैं, वो कंसीव कर जाती हैं और कर सकती हैं, और फिर वो आपके पास अगली प्रेगनेंसी के साथ ही आती हैं। इसलिए ये मेथड नॉन हार्मोनल्स में ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको दे देते हैं। और हार्मोनल मेथड में हम उनको आफ्टर 3 वीक्स, वी कैन कॉल हर आफ्टर 3 वीक्स, और उसमें हम उनको पिल्स और इंजेक्टेबल्स और दूसरे मेथड्स उनको काउंसिल कर सकते हैं कि अगर आप इफ यू आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था, नॉन हार्मोनल अगर हम अपनी, बिकॉज ज़्यादातर जो हमारी अर्बन मार्केट है, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो नॉन हार्मोनल से मुराद वो डॉक्टर को क्या कॉपर टी जाके बोलेंगे कि हमें कॉपर टी लगा दें? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड, अब पेशेंट, सॉरी, आपकी हिबा, आपकी बात बड़ी ही वैलिड है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पेशेंट करते हैं। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहिबा आप हमें कॉपर टी रखेंगे। देखें, हमारा वे ऑफ काउंसलिंग, जो हमारी काउंसलिंग है ना, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस फैक्टर कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसका एक्सपेंशन उसकी किस रेट पे जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने पेशेंट को टारगेट करना है कि जो मल्टी पैराज और मल्टी ग्रेविटाज हमारे पास आती हैं, उनके ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड्स हम उनको काउंसिल करते हैं और उनको हम उनकी लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में इस तरह से समझाते हैं कि हम बताते तो उनको उर्दू में है ऑब्वियसली, लेकिन हम उनको इस तरह से काउंसिल करते हैं। वो ये मेरे पेशेंट्स तो जब मुझे कहते हैं ना आप कॉपर टी रखेंगी, मैं इनको कहती हूँ जी नहीं, मैं आपको कॉपर टी नहीं रखूंगी। मैंने उनको फिर मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि अब हमारे पास बहुत मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, जिनको हम आप लोग कॉपर टी कहते थे, हम उनको अब हमने बहुत मॉडर्नाइज कर दिया है और साइंस से बहुत एवोल्यूशन कर लिया। हम उन्हें समझा के उनके वर्ड में फिर वो सेटिस्फाई होती हैं, और फिर वो उसके लिए पहले से काउंसलिंग क्योंकि की होती है, और फिर वो पहले से खुद बता देती हैं, डॉक्टर साहब आपने मुझे ये कहा हुआ है और आपने मुझे करना है कॉन्ट्रासेप्शन जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर बर्थ। अच्छा, दूसरा ये कि ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि जो सिजेरियन होता है उसमें ये आप आईसीडी रख सकते हैं या नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, आप किसी भी प्रोसीजर के बाद इसको कर सकते हैं। मैंने इसको आई हैव ट्राइड इट आफ्टर एवरी प्रोसीजर। मैंने इसको इवन इवैक्यूएशंस के बाद, कुछ ऐसे पेशेंट है ना जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के साथ आते हैं लेकिन फिर हम उन्हें वापस भेज देते हैं, फिर वो इंड्यूस करवा के आ जाते हैं कहीं से, और जब इंड्यूस अबॉर्शन होता है और फिर अल्टीमेटली हमें उनकी इवैक्यूएशन करनी पड़ती है, तो मैंने जस्ट इवैक्यूएशन के बाद भी रखे हैं आईयूसीडीज, और उसके बाद उसको सिर्फ आपको इन्फेक्शन रूल आउट करना जरूरी है, और पोस्ट डिलीवरी भी और पर सिजेरियन भी। कि सिजेरियन के दौरान तो आपने जब बेबी डिलीवर कर लिया, आपके तो यूट्रस सामने पड़ी है, आप उसको इंसर्शन कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, सेफली इंसर्शन, और मैंने की है, पर ऑफ भी इंसर्शंस की हैं। मैं एक पॉइंट अगर इजाजत दें हिबा तो मैं कुछ बोलूं है आयशा? जी जरूर मैडम, जरूर। फर्टिलिटी रिटर्न्स, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? सो फर्टिलिटी रिटर्न्स विद इन 3 वीक्स इफ द वुमन इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग। 21 दिन के अंदर अगर वो 21वें दिन पे इंटरकोर्स करेगी, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है, शी कैन गेट प्रेग्नेंट। अबॉर्शन के बाद विद इन अ वीक she can ovulate. So अगर हम ये कहें अच्छा भाई 1.25 महीने पे आना, अच्छा भी सोचो, तुम्हारी सोच की उड़ान है तो, और जो अगर ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो अक्सर जैसे आयशा ने कहा कि पीरियड्स ही नहीं आते तो और ही इशू हो जाता है। दूसरी बात, वैसे तो हम कॉपर कंटेनिंग आईयूसी
IUCDs यूजुअली पोस्टपार्टम रखते हैं, लेकिन करंट गाइडलाइंस में यू कैन इंसर्ट the levonorgestrel containing device as well, because it has now been shown to be safe even for postpartum use. So ये चीजें हैं जो ongoing change आ रहे हैं, लेकिन हमारे common man की तो affordability है ही नहीं, because ये वो वाली IUCDs हैं जो हम free रखते हैं, जो PWD से लेके रखते हैं, और वो हमारी उसमें हमारे लिए डूएबल है। लेकिन जो पेशेंट जिसको पिछली IUCD सूट नहीं की, उसने पोस्टपार्टम रखवाई या उसने इंटरवल रखवाई, उसको हैवी पीरियड्स हुए, शी रिफ्यूजेस, देन द ऑप्शन ऑफ levonorgestrel containing IUCD जो कि मारेना के नाम से मिलती है, वो भी हम पोस्टपार्टम रख सकते हैं। If she can afford it, बहुत क्योंकि 11,000 प्लस कॉस्ट करेगी तो, लेकिन ऑप्शंस होते हैं, हमें एज प्रैक्टिशनर्स पता होने चाहिए। तो हम इसी तरह पहले मल्टी लोड नहीं रिकमेंड की जाती थी पोस्टपार्टम कॉन्ट्रसेप्शन में, अब वो भी रिकमेंड की जा रही है, बिकॉज एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम कॉन्ट्रसेप्शन का बढ़ता जा रहा है। सो आई एम श्योर वी आर ऑल लर्निंग एज वी आर गोइंग। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग सवाल है। डॉक्टर समरीन क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं आप? जी डॉक्टर समरीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम की वालेकुम अस्सलाम इंडोर्स करूंगी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर, जिसमें हम मैम ने सही कहा मेरीना हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और भी अच्छा ऑप्शन है जेडेल का, जो कि काफी गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हाँ जी, और ये इम्प्लांट, सो ये मुझे ऐड करना था बस। और DKT के प्लेटफॉर्म से हम इसको रोल आउट भी कर रहे हैं, सेल आउट भी कर रहे हैं, सो कंसल्टेंट्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं। सो हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है द सेकंड ऑप्शन, जो कि प्रॉपर्टी से अगर कोई वही वाली बात है कि बहुत ज्यादा परेशान है, बस जेडेल का ऑप्शन भी बेस्ट है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर समरीन। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा बशारत आपसे ही है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि WHO जो नहीं कहता है कि अगर औरत 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ये उसका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। लेकिन जब हम आम अर्बन मार्केट को ये मैसेज कन्वे करते हैं तो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि इवन दो दे आर ब्रेस्ट फीडिंग but still some of the cases they have conceived। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप जो है ना क्लियर करें कि ब्रेस्ट फीड कितना करवाना चाहिए, बिकॉज WHO ने कहा है, तो वो WHO की क्या रिकमेंडेशन है, किस बेसिस पे वो ये कह रहा है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो कंसीव नहीं कर सकती 6 मंथ्स तक अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है अपने बेबी को। थैंक यू डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप मेरी आवाज अब आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। थैंक यू, सॉरी पिछली दफा इशू हो गया था। अच्छा, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे हैं डिलीवरी के बाद ही कॉन्ट्रसेप्शन की, और आपने पूछा जो माएँ दूध पिलाती हैं उनके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि वो कंसीव नहीं करेंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कहा कि पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, और उसके बाद आप इजाफी ग़िज़ा के साथ भी बच्चे को माँ का दूध दें तो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए और उसकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये मसाइल जैसे आपने कहा औरतें बताती हैं, जो भी आप लोगों से मिलते हैं, कि जी इस दौरान भी हमने वक्फे का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया कि हम बच्चे को दूध पिला रहे थे फिर भी हमल ठहर गया। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले 6 महीने माँ सिर्फ बच्चे को अपना दूध दे, उसके अलावा कोई इजाफी ग़िज़ा या ऊपर का दूध ना दे, दोनों छातियों से बाकायदगी से अपना दूध पिलाए। उसके बावजूद भी ये तरीका 98% सेफ है। 2 ख़वातीन उन 100 में से फिर भी उन्हें हमल ठहर जाएगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ओव्यूलेशन या वो रिटर्न करने के चांसेस 21 डेज से ही शुरू हो जाते हैं कि जी अंडा बन सकता है और प्रेगनेंसी ठहर सकती है। वो बच्चे को अपना दूध पिलाएगी। बहुत सारी खवातीन अपने दूध के अलावा ऊपर का दूध दे रही होती हैं या बाकायदगी से नहीं दे पा रही होती, कोई ना कोई इजाफी ग़िज़ा साथ में दे रही होती हैं। तो अगर वो सिर्फ अपना दूध देती है और दोनों छातियों से बाकायदगी से दूध पिलाती रहती है, तब भी 2% चांस है कि ये तरीका फेल हो सकता है। इसलिए हमें उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक रिलायबल मेथड जो कि जिसमें हमल ठहरने का चांस 1% से भी कम हो,
और जो लंबे अरसे के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। उसमें जैसे हमने बात की, हम बच्चेदानी के अंदर ऑयल रख सकते हैं, बाजू की जिल्द के नीचे कैप्सूल रख सकते हैं, जडेल जिसका हमने जिक्र किया, वक्फे का 3 महीने वाला टीका लगा सकते हैं। तो ये वो तरीके हैं जो आप उन्हें लंबे अरसे के लिए ऑफर कर सकते हैं और जिसको वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी कर सकती हैं, 1 से 2 साल तक, जो कि तजवीज करदा वक्फा है एक हमल से अगले हमल के दौरान माँ और बच्चे दोनों की बेहतर सेहत के लिए। ओके, can I add something? या जी डॉक्टर अस्मा। ये जिस तरह आपने बात की थी, WHO की तरफ से रिकमेंडेशन है कि लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड का, डॉक्टर आयशा बिशारत ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत अच्छा जो डिटेल्ड है वो बताया है, लेकिन इसमें वो 3 कंडीशंस जो होती हैं ना, वो मतलब मस्ट हैं। नंबर 1 एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बताया। नंबर 2 आ जाती है कि इट इज लिमिटेड टू 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स तक आप वीनिंग स्टार्ट करा देते हैं तो ऑब्वियसली मदर जो है वो अपना गैप जरा कम कर देती है, ज्यादा कर देती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो ये चीज है। और इसमें एक चीज और भी देखना पड़ेगी हमें कि एमेनोरिया उसको है या नहीं। समटाइम्स वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर भी रही होती है लेकिन एमेनोरिया नहीं होता। अच्छा डॉक्टर एमेनोरिया को अगर आप डिफाइन कर दें, क्योंकि वेबिनार में ऑब्वियसली हमारी जो ऑडियंस है उसको ये टर्म्स पता है। अगर हम लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड को डिस्क्राइब करेंगे तो वी विल इंक्लूड 3 थिंग्स। नंबर 1 एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नंबर 2 के एमेनोरिया हो लाजमी, और नंबर 3 ये कि इट इज लिमिटेड टू 6 मंथ्स। बाकी वो जो परसेंटेज है कि 2% तो फिर भी फेलियर रेट है, लेकिन ये 3 चीजें होंगी तो हम ये कह सकेंगे कि इट विल बी सक्सेसफुल। समटाइम्स मदर इज एक आसमा और चीज है, वो कहते हैं कि पीरियड्स में वक्फा 4 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो फिर ब्रेक थ्रू ओवुलेशन आ जाती है। सो चीजें बहुत सी हैं और इसी वजह से हमारा 2% फेलियर चलता रहता है। बिकॉज अगर आप बच्चे को बीच में एक्सक्लूसिव सपोजिटली दे रहे हैं लेकिन पानी ही दे दिया, कुछ और गड़बड़ कर दी, तो देन थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। तो ये बहुत जरूरी है कि लैक्टेशन जो है इवन नाइट टाइम भी 1-2 दफा की जाए, वरना अगर आप पूरे नाइट में लैक्टेट नहीं करेंगे फिर ब्रेक थ्रू ओवुलेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो सभी इश्यूज हैं जो माइनर स्टेजेस ये बताएं कि इसका मेजर कॉज क्या है। लाइक एमेनोरिया, हम तो फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहे हैं, तो इसका लाइक मेजर कॉज कहां से आता है? और एक्सक्लूसिव का मतलब यही है कि आपने सिर्फ उसे ब्रेस्ट मिल्क देना है और कुछ नहीं कह रहा है। सॉरी, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन हियर अस, वी कैन हियर अस। बतूल, आपको आवाज आ रही है तो आप ही बता दें फिर, who can hear me, that what is amenorrhea and what is the major cause of it? एमेनोरिया का मतलब है माहवारी का ना आना, यानी मेंसेस का रुक जाना। तो जो औरतें मुकम्मल तौर पे अपने बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीड देती हैं, उनकी माहवारी मुकम्मल तौर पे रुक जाती है 4 से 6 माह के लिए। कुछ माहों की 1-2 साल भी रुकती है, लेकिन रिलायबिलिटी सिर्फ पहले 6 माह में है। अगर वो रिपीटेडली अपना ही दूध दे रही हैं और ब्रेस्ट फीड में 4 घंटे से ज्यादा का वक्फा यूजुअली नहीं आता, तो अक्सर उनको पीरियड्स भी नहीं आते, और जो पीरियड्स आते हैं उनका मतलब ये होता है इनडायरेक्टली कि कहीं ना कहीं कोई ओव्यूलेशन हो गई, यानी अंडा टूट के ओवरी से आ गया। सो एमेनोरिया होने का मतलब ये है कि जो हमारा ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम है, फीमेल के जो हमारे जो जनाना आज़ा हैं, उसमें वो अंडे निकलने से उसको रोकता है, बिकॉज औरत फोकस्ड है दूध पिलाने में। तो सारी जो हमारी ब्रेन की एनर्जी, मुख्तलिफ हार्मोन्स, एक सीरम प्रोलैक्टिन है, वो दूध की मिकदार ज्यादा करता है। उसकी ज्यादती की वजह से बाकी सिस्टम जो है वो क्वाइट हो जाता है और मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। जो माएँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करती हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाली माओं को भी ओव्यूलेशन हो जाती है। हम तभी 2% है उसमें प्रेगनेंसी होने के। इट्स नॉट 100% श्योर, बट इट कैन बी गेट प्रेग्नेंट पेशेंट अगर वो एक्सक्लूसिव नहीं कराएगी। इस एक्सक्लूसिव का मतलब है विद 24 आवर्स होल द डे आफ्टर 2 आवर्स तो फीड कराना है बच्चे को, लाजमी है। क्योंकि 2 आवर्स के बाद अगर बच्चे को कुछ और दे देंगे आप, तो उसको वहाँ पे लैक्टेशन एमेनोरिया भी नहीं हो सकता और ये प्रेगनेंसी भी हो सकती। ओके। Can I add up something? Yes, sure. जी मैडम बतूल से मेरा एक क्वेश्चन है कि उसमें ऐड अप करेंगी, शायद इस चीज़ को मुझसे एग्री करेंगे या डिसएग्री, कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ्स के लिए रिकमेंडेड WHO रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि हमारे सर्कमस्टांसेस लाइक पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं,
इनमें क्योंकि जो न्यूट्रिशनल जो बच्चों की और मदर्स की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, जो हमारे हेल्थ स्टेटस हैं मदर के और इन्फेंट्स के, उसके अकॉर्डिंगली सम स्टडीज से दैट 4 months तक तो ये होगा पहले, क्योंकि ये स्टडीज हैं ये कैनेडियन, यूरोपियन और बाकी उन मदर्स और उन बच्चों पे तो हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास लोकल स्टडीज मौजूद नहीं है जो कि इस चीज़ को वो कर सकें, लेकिन 4 months तक ये मैडम इस पे कुछ मैं आयशा मैंने बहुत रिसेंट लिटरेचर तो एकदम आज नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी, जब मेरा बेटा छोटा था, जो काफी अर्से पुरानी बात है, तो तब 4 महीने पे कहते थे कि अब आप टॉप चीजें ऐड करें। अब कहते हैं 6 माह पे ऐड करें, बिकॉज मिल्क एलर्जी, बिकॉज और चीज़ों की एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली recommended for 6 months। ना वेस्ट में औरतें कराती हैं, ना यहाँ पे कराती हैं, वो हमारा एक कल्चर है जिसमें कि पता नहीं बोतल को बहुत फैंसी समझा जाता है। लेकिन जो मेरी दादी थी, उन्होंने अपने 8-12 बच्चों को सबको 2-2 साल दूध पिलाया था। लेकिन हम डिजाइनर हो गए हैं, हमारे और बड़े इश्यूज हो गए हैं, हमारा ख्याल है कि बच्चा बड़ा दुबला नजर आ रहा है, बोतल का जाएगा तो मोटा हो जाएगा। हालांकि गरीब लोगों के लिए आजकल जितनी महंगाई है, it is definitely indicated 6 months exclusive feeding, बच्चे की stunting, बच्चे की growth, बच्चे की कमी आती है। So there is no two opinion, especially in developing countries like Pakistan, जहाँ infant mortality, neonatal mortality बहुत ज़्यादा है। हमारा टारगेट है exclusive breastfeed for 6 months, because आजकल बोतल के दूध का खर्चा है 30,000 रुपए महीना। आजकल तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड की क्या है? 15,000 20,000। कुक की क्या तनख्वाह है? 15,000 20,000। उसके 4 बच्चे हैं, तो सबसे सस्ता काम है कि वो अपने घर में एक गोट रखे या गाय रखे और बेगम को दूध पिलाए और बच्चों को माँ का दूध दे, बट और साथ साथ वक्फा भी हो जाए। लेकिन ये चीजें हैं जो हमारा बॉटल फीडिंग माफिया है, ये हमें बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे कोई पीडियाट्रिशियन है तो मैं उनसे शेयर करना चाहूंगी कि मोस्ट इम्प्लिकेटेड आर पीडियाट्रिशियन, जो कि पहली बात पे फौरन एक डब्बा लिख के दे देते हैं। मैं चीखती रह जाती हूँ, सबसे पहली प्रिस्क्रिप्शन उनकी यही होती है। तो ये एक नेशनल शेम है। हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए सोर्स ऑफ यूनिवर्सल शेम है। और जब तक हम अपने आप को अपने हालात से समझौता नहीं करेंगे, और जिस गरीब आदमी को आप डब्बा लिख के दे रहे हैं, वो तो उस डब्बे को बजाय 15 दिन चलाने के वो 1 महीने चलाएगा, वो पानी ज्यादा मिलाएगा, वो चाय पिलाएगा, वो नहीं कर सकता। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months and continue breastfeeding for 2 years, that is the universal message, and I think we need more pediatricians on board, because they somehow do not see the effects of overpopulation and maternal morbidity as much as we do. जी मैडम, मैं अपने यहाँ पे जो भी नॉर्मल डिलीवरीज या सिजेरियन वाले बेबीज हैं, उनको यहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करके भेजते ईच एंड एवरी। और मैंने अपने भी बच्चों को तीनों बच्चों को मैंने अपने तीनों बच्चों को 2 years ब्रेस्ट फीड कराया है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये होगा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जाहिर सी बात है हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो द थिंग इज़ कि अब जो न्यू मदर्स हैं दे हेजिटेट व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग देयर चाइल्ड। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग सारे इतने बड़े डॉक्टर्स यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आज हम न्यू मदर्स को जो है बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं, हर तरह के बेनिफिट्स लाइक फॉर देयर चाइल्ड, फॉर देमसेल्व्स एज वेल, तो अगर उसको कोई हाईलाइट करे, अगर डॉक्टर बतूल करना चाहें या जो भी है डॉक्टर शमाइला करना चाहें, कोई भी जो है आयशा बशारत, अगर आप लोग अपने कुछ पॉइंट्स अगर हमारे सामने रखें जो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यू मदर्स को मैसेज दें ब्रेस्ट फीडिंग में, तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। थैंक यू। तो इसके बेनिफिट्स आपने बहुत अच्छा पूछा, मैटरनल भी हैं और इन्फेंट के भी हैं। मैटरनल बेनिफिट देखा ये गया है कि जो माएँ अपना दूध देती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर कम होता है। देखा ये गया है पाकिस्तान में इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
सो वी हैव टू थिंक ये डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर से। और उसके अलावा जो मदर चाइल्ड बॉन्डिंग है ना, जो माँ की गर्मी से बच्चा जो महफूज और ताकत पकड़ता है मेंटल, ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो बहुत सिक्योर और मेंटल इलनेसेस और प्रॉब्लम्स में कम होते हैं। ये तो माँ के बेनिफिट्स हो गए। उसके अलावा ये है कि माँ को रात को उठना नहीं पड़ता, वो जाके वो बोतलें नहीं धोती, फिर वो बोतलों को उबालती नहीं है, फिर वो उसको, और बच्चा जब उसको अब दूध सही टेम्परेचर पे, यानी जो माँ का दूध है ना वो सही टेम्परेचर पे है। आप जितना भी अच्छा कर लें, बोतल का दूध कभी सही टेम्परेचर पे नहीं होता, कभी थोड़ा सा ज्यादा, कभी थोड़ा सा कम। कभी हम अपने हाथों के बैग पे चेक कर रहे होते हैं कि सही है कि नहीं, बच्चे का मुंह तो नहीं जल जाएगा, ठंडा तो नहीं होगा। करेक्ट टेम्परेचर, डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स टू द बेबी, यानी सोर्स ब्रेस्ट है, डायरेक्ट बेबी ब्रेस्ट पे लग गया, ना कोई जरासीम आए ना कुछ हुआ। उनमें बेहतरीन एंटीबॉडीज हैं जो कुदरती माँ के दूध में होती हैं, बिकॉज हम जो 20-30 साल अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, बेइंतहा इन्फेक्शंस, फ्लू और क्या क्या ले चुके होते हैं, और वो तमाम एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर जाती हैं। फिर उसमें जो प्रोटीन्स का तनासुब है, लैक्टोज और लैक्टोफेरिन और मुख्तलिफ प्रोटीन्स, वो सही है बच्चे के लिए, ग्रोथ के लिए। जबकि जो काऊ मिल्क है वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे लिखा होता है मॉडिफाइड फॉर्म। सो काऊ से बनता है, मॉडिफाई करके ह्यूमन मिल्क से मिलाया जाता है, लेकिन वो कभी वैसा नहीं होता। ऐसे बच्चों में कम दस्त की बीमारी, कम इन्फेक्शंस और एलर्जीज बहुत कम होती है। सो इट इज टोटली विन विन, एंड आई थिंक वी नीड टू कन्विंस द विमेन, देयर मदर्स इन लॉ टू डू इट। जी, अगर और कोई बताना चाहे। Breastfeeding is an ideal nutrition for breastfeeding से बच्चों को ना सिर्फ ये तो हम बता देंगे कि इम्यूनिटी मिल रही है और इस डिजीज से खत्म हो रहा है, बहुत चीजें, पर इट इज अ नेचुरल बॉन्डिंग विद मदर एंड चाइल्ड। तो नेचुरल बॉन्डिंग नहीं होगी, आप बच्चे की अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। उसको सिर्फ खाना पिलाना नहीं है, उसकी तरबियत, उसकी नशोनुमा हर चीज करनी होती है। तो उसके लिए आई थिंक बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है। जब तक आप बच्चे का बॉन्डिंग नहीं करेंगे, सेम इसी तरह एक काउंसलिंग आ रही होती है, जब तक हम पेशेंट के साथ आई टू आई कांटेक्ट करके काउंसलिंग नहीं करेंगे, इसी तरह बच्चे के साथ भी मदर के साथ एक बॉन्डिंग बन रही होती है। तो ये बहुत एक नेचुरल तरीका है, आई थिंक बहुत अच्छा है, जिससे मदर को बेनिफिट है और बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सेकंड ये है कि मदर को ना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सीरियस डिजीज से प्रिवेंशन भी हो सकती है उसकी। दूसरा ये कि अगर मदर देखा जाए कि कुछ मदर कॉन्शियस होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ये ना हो ना, तो मदर को हम इस तरह भी काउंसिल कर सकते हैं कि देखिए आप ब्रेस्ट फीडिंग से आपका पोस्टमार्टम रिकवरी आपको बहुत जल्दी होगी, आपका वेट लॉस भी हो सकता है उससे, और ये कि आप मतलब फिट रहेंगी। और दूसरा ये कि कॉस्ट इफेक्टिव है। ओबेसिटी हमारे पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री है, ओबेसिटी यहाँ तो मोस्टली लेबर लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है ये। और दूसरा ये कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ये कि आपके बर्थ स्पेसिंग भी होगी, आपका ये कि मदर की डाइट हमें शुरू से अच्छी रखनी है, और फिर बाकी सब चीज़ें हमारी होती हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट होगा एंटीनेटल से। एंटीनेटल से ही आपने सब कुछ ब्रेस्ट फीडिंग भी बता रही है और सब कुछ बताना है, न्यूट्रिशन बताना है, उनको कॉन्ट्रासेप्शन बताना है। जब अगर शुरू से ही करेंगे तो आगे हमारे लिए ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग करना आसान होगा। दूसरा बात ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो हम सभी कराते हैं, पर एक बच्चे की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए ताकि वो भी इंजॉय करके ले, मदर भी सही रहे। तो चीज़ें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर। Thank you, Dr. Shumaila. The other thing is that मुझे ये भी पूछना था कि बहुत सारी मदर्स होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमें डिलीवरी के बाद मिल्क ही नहीं आता, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो इस वजह से वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है, तो वो हर एक से दूसरी औरत को हुआ होता है। तो ये भी है कि मतलब एक उसकी वजह ये भी होती है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग का इतना शोर होता है, किसी का मिल्क ही नहीं आ रहा होता है, तो लोगों को ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम हो रही होती है कि किस तरीके से बच्चे को फीड कराएं। तो फिर वो तो ऑब्वियसली वो उनके हाथ में नहीं होता, उनको फिर बच्चे को नॉर्मल दूध बोतल वाली देना पड़ता है। ये क्वेश्चन मैं डॉक्टर आयशा बशारत से चाहूँगी कि वो इस बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा। ब्रेस्ट फीडिंग का ताल्लुक प्रेगनेंसी से या डिलीवरी से नहीं होता, वो बॉन्डिंग से होता है। जब तक बच्चे की बॉन्डिंग नहीं होगी, हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आएगी। आप बच्चे को बार बार लगाएं, बच्चा इतना सख्त करेगा, उतना हार्मोन रिलीज होंगे, तो उतना ब्रेस्ट फीड आएगा। ये चीजें बार बार ट्राई करने से आती हैं। और न्यूली मदर को
ठीक है डॉक्टर आयशा बशारत, आप इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगी कि जिन औरतों को दूध नहीं बन पाता या वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती, तो ये मतलब व्हाई इट्स हैपेंस, क्यों होता है ये? डॉक्टर आयशा बशारत, यस। सॉरी जी आपको सॉरी, आपके सवाल का आखिरी हिस्सा जी मैं यही पूछना चाह रही थी, जो 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 अभी डॉक्टर शमाइला ने मुझे जवाब दिया, मैं उसी के लिए पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है या ऐसी क्या रिसर्च है कि जो औरतें मिल्क नहीं बना पाती हैं, अपने बच्चे को फीड नहीं बना पाती हैं या प्रोडक्शन नहीं होती जिनकी मिल्क की, तो उसकी मेन कॉज क्या होती है? हम माओं को यही समझाते हैं कि जितना आप अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी, जैसे डॉक्टर शुमाइला ने भी बताया, उतना ही मजीद दूध बनता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी मरीजों को दी जाती हैं कि ये आपको दूध बनाने में मदद करेंगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मददगार नहीं होती। घर के देसी टोटके भी बहुत सारे मरीज इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें हम उन्हें समझाते हैं कि जब भी आप बच्चे को फीड कराएं उससे पहले पानी का इस्तेमाल करें, अपनी पानी की इंटेक बेहतर करें, और बच्चे को जैसे हमने कहा कि हर 2 से 4 घंटे के बाद आपने अपना दूध देना है। जितना आप फीड कराएंगी, हमारे जिस्म में हार्मोन्स का ये एक सिस्टम है जो उसी हिसाब से मजीद दूध बनता रहता है और माँ अपने बच्चे को फीड करा पाती है। थैंक यू सो अच्छा, मच। इससे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि 2 साल तक माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाएं। अगर वो इस चीज को जैसे फोकस करके कि मैंने 2 इयर्स ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, तो उतनी देर में मेंटली फिजिकली मेरा ख्याल है मदर को भी टाइम मिल जाता है कि वो रेडी हो जाती है फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये टाइम पीरियड है, अगर हर एक के जहन में हो कि हमने ये करवाना है, तो फिर इस तरह वो फॉरन अनवांटेड प्रेगनेंसीज पे भी वो कॉन्शियस होगी कि वो ना हो सके। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगी कि यूजुअली जो काम करने वाली औरतें होती हैं, जैसे कि हम काम करने वाले औरतें हैं, आप काम करने वाले औरतें हैं, तो हम 24 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं होते, तो उसमें क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं, या आप जैसे आपने कहा ना कि 3-4 घंटे बाद करवाएं, अब ज़ाहिर है 9 घंटे हम यहाँ दे रहे हैं, इसमें 3-4 घंटे कैसे ब्रेकअप करें ना, तो इसमें क्या करना चाहिए? जी, कैन आई रिस्पॉन्ड टू दिस? जी, सबसे बेहतर है कि जो माएँ वर्किंग वुमेन हैं, उनको सबको 3 से 6 माह की मैटरनिटी, किसी को 3 माह, किसी को 2 माह, और अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6 माह 3 दफ़ा दे रही है मैटरनिटी लीव। सो वो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है यूजुअली गुजर जाता है। अगर नहीं गुजरता, बहुत आपके जैसे DKT वगैरह है और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑन साइट डे केयर आपको देती हैं कि जी आप बच्चे को ले आएं, मेड साथ ले आएं और हर 2-3 घंटे बाद जाके बच्चे को एक फीड करें। सो दे आर गुड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच फुलफिल देयर सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप डेफिनेटली पूरी रात अपने बच्चे को फीड करें, और दिन में 1 या 2 बॉटल्स आप भर के दे जा सकती हैं, जो कि प्याले में भी हो सकती है, और आप अगर फ्रिज में रखती हैं तो 24 आवर्स वो मिल्क सेव रहता है। अगर बाहर भी पड़ा रहे तो 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे भी वो बिल्कुल फ्रेश है। और ख़ास तौर पे कहते हैं ऐसे दूध को माइक्रोवेव नहीं किया जाता, बिकॉज सारे एंटीबॉडीज खत्म हो जाते हैं, तो उसको सिर्फ आप गर्म पानी के प्याले में रख के। और दूसरी चीज़ है, आइडियली जब आप ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश करते हैं तो 2 निपल्स बच्चे को नहीं मिलने चाहिए। सो नॉट 2 निपल्स, नो बॉटल। सो व्हेन यू स्टार्ट जस्ट गिव योर मिल्क, और अगर आपको कुछ लग रहा है कि कम है तो चमचे से आपने अगर टॉप देना है दें, उसे पता हो कि मुझे इस पे मेहनत करनी है, मैंने मिल्क को खींचना है। इंसान का बच्चा है बहुत होशियार है, वो जहाँ मेहनत पड़ती है वो बिल्कुल उसको रो रो के पिट पिट के छोड़ देता है, और हम उस इंसान के बच्चे की माएँ हैं और हम भी अपनी जान छुड़ाते हैं। सो अगर वी आर कमिटेड, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर टू एस्टैब्लिश ब्रेस्ट फीडिंग। और वर्क पे अगर आपको जाना है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है नहीं भी हो सकता, तो जब आप घर वापस आए फिर बच्चे को अपनी छाती से लगा के फिरती रहें। बस जी उसको बार बार फीड मिल रही है, पूरे रात फीड मिल रही है, बच्चा तो बड़ा खुश। बच्चे को तो माँ चाहिए, उसकी गर्मी चाहिए, लेकिन क्या हम इतने कमिटेड हैं? क्या हमारे शौहर इतने कमिटेड हैं? क्या हमारे इन-लॉज इतने कमिटेड हैं? ये तो एक फैमिली डिसीजन है। अगर फैमिली डिसीजन है कि बच्चे की हेल्थ चाहिए, माँ की हेल्थ चाहिए, तो कमिटमेंट होगी। लेकिन अगर यही है कि वो तो तुम्हारा दूध तो बिल्कुल पानी जैसा है, वो तो मैंने देखा है बिल्कुल पानी है,
देखो ये कैसा गाढ़ा गाढ़ा दूध है, देखिए तुमने कैलेंडर में बच्चे कितने मोटे मोटे होते हैं, है ना वो वाला। तो हमारा दूध इज सपोज टू बी पानी, इंसानों का दूध इज पानी पानी दूध, हमें काऊ का जैसा गाढ़ा दूध नहीं चाहिए। और दूसरी बात होती जी मेरा उतर नहीं रहा, मैंने कहा यार हम कोई ये नॉट काउज और गोट्स के लोग आके हमारे से निकाल के दूध चले जाए, पंपों में दूध निकले, हमारा जब बच्चा खींचेगा तो उतरेगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस एंड कॉन्स्टेंटली women are on the back foot। ये तो इसीलिए होता है, इसीलिए कमजोर हो गया है। तो हम ऑलरेडी बैक फुट पे हैं, हमें कोई इज्जत नहीं देता कि तुम काम करती हो। पैसे सबको चाहिए हमारे, वो इकोनॉमिक सपोर्ट सबको चाहिए, लेकिन इसमें हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए कि मीठी बात चाहिए, नहीं नहीं तुम करो, विल सपोर्ट यू, कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे करो 2-3 दफा प्याले में निकाल के छोड़ जाओ, मैं चमचे से पिला दूंगी, मैं बॉटल से पिला दूंगी, सास है अम्मी है जो भी है, बजाय उसके कहे नहीं 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 बड़ी तंगी होती, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तो बोतल बना दूंगी, तुम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो फलाए उसकी भी तो बच्चे हैं ना, क्या फर्क पड़ा, पिछले बच्चे को नहीं दिया था क्या हुआ, इतना अच्छा बच्चा है। सो इट इज कमिटमेंट एंड दैट इज अ नेशनल कमिटमेंट, सो दैट इज माय एडवाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर बतूल। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपने इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की। ऑब्वियसली हम भी लाइक इस फेज में आएंगे तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस आल्सो। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर बतूल, डॉक्टर अस्मा बासिम, डॉक्टर आयशा महमूद, डॉक्टर शुमाइला, डॉक्टर समरीन, डॉक्टर आयशा बशारत के आप सब आज डीकेडी के प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, मेरे और हिबा के साथ, जो कि आई थिंक हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है और हमारी औरतों के लिए भी बहुत यूज़फुल है। एंड आई विल थैंक यू गाइस कि आपने ये अपनी जो इंसाइट्स हैं वो शेयर की। इंसाइट्स एटलीस्ट किसी को भी नहीं पता होती, सबको सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज पता होती है। तो थैंक यू सो मच, और इसके साथ ही हम अपना वेबिनार एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच।